हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे हैमिल्टन प्रिंसिपल है क्या, किसके बारे में बताता है, इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। तो उसके लिए सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कोई कॉइन है या कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है जिसको हम थ्रो करते हैं। और सपोज ए पॉइंट से हम उसको थ्रो कर रहे हैं और आफ्टर थ्रो वो बी पॉइंट पे पहुंच जाती है। तो अब वो कॉइन है या बॉडी है, वो ए से बी तक जाने के लिए कौन सा पाथ फॉलो करेगी। तो उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। तो यहाँ जैसे शो किया गया है 1, 2 और 3 थ्री पाथ्स लिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा पाथ है जो कि एक्चुअल पाथ होगा, उसके बारे में हमें बताता है हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल कि जो बॉडी है वो एक्चुअली कौन से पाथ को फॉलो करेगी। तो नॉर्मली हम जब किसी भी बॉडी को थ्रो करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी उसको सप्लाई करनी पड़ती है। और जब बॉडी वापस एंड पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो इन बिटवीन अगर कोई भी हम पॉइंट ले लेते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू होगी एनर्जी की वो डिफरेंस होगा काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। और उसी को एक फंक्शन नाम दिया गया और वो फंक्शन है लैग्रेंजियन एल। तो लैग्रेंजियन जो है आपका फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप निकालेंगे तो वह सिंपली एल आएगा। लेकिन अगर आपको पूरे पाथ के लिए निकालना है तो हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और हम टाइम लिमिट लेंगे T1 से T2। तो यहाँ से हमारे पास जो I इज इक्वल टू T1 से T2 एल डी टी बनता है, ये है एक एक्शन इंटीग्रल। तो जो एक्शन इंटीग्रल है I, उसकी वैल्यू हैमिल्टन प्रिंसिपल ये कहता है कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम का मतलब है वो या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। मीन्स अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन प्रिंसिपल जो एक्शन इंटीग्रल की वैल्यू है वो या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो वो पाथ जो हमारा कॉइन है या बॉडी है वो फॉलो करेगी। तो इसकी स्टेटमेंट देखेंगे हम। सबसे पहले स्टेटमेंट है द पाथ एक्चुअली ट्रेवर्स्ड बाय ए कंजर्वेटिव होलोनोमिक डायनामिकल सिस्टम फ्रॉम टाइम T1 टू टाइम T2 इज दैट over which the integral of Lagrangian function is stationary between limits T1 and T2. That is, we can say that I is equal to integration T1 से T2 L dt is equal to extremum over actual path of motion. तो यहाँ हम एक कंजर्वेटिव होलोनोमिक डायनेमिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। कंजर्वेटिव सिस्टम वो होता है जो आपका हम उसको ड्राइव कर सकते हैं, उसकी फोर्सेस को हम ड्राइव कर सकते हैं किसी भी सर्कुलर फंक्शन से, और जो आपका पाथ इंडिपेंडेंट होता है। और होलोनोमिक एक टाइप का कंस्टेंट है, कंस्टेंट्स, और कंस्टेंट वो है जहां हम कंस्टेंट की इक्वेशन को सोल्व कर सकें, उसको बोलते हैं होलोनोमिक। जहां सोल्व नहीं कर पाएंगे तो उसको हम बोलेंगे नॉन होलोनोमिक। तो उस सिस्टम के लिए जो एक्शन इंटीग्रल होगा अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन प्रिंसिपल वो आपका होना चाहिए मैक्सिमम या मिनिमम। तो वो पाथ है, वो बॉडी है, वो एक्चुअली फॉलो करती है। अब इस पाथ के अंदर जो वेरिएशन हम देखेंगे, इसके अंदर स्मॉल वेरिएशन अगर हम लेके चलें डेल्टा आई, तो वो आपका आएगा 0, क्योंकि एंड पॉइंट्स का अगर हम वेरिएशन लें ए एंड बी जो है आपके पास एंड पॉइंट्स हैं, तो उनका जो वेरिएशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब हम ड्राइव करेंगे लैग्रेंज इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो इसके लिए हम एक मैकेनिकल सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो, और Q और Q नोट रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट को और जनरलाइज वेलोसिटी को। अब हमारे पास हैमिल्टन प्रिंसिपल है वो ये कहते हैं कि कोई भी मैकेनिकल सिस्टम है उसको आप करेक्टराइज या डिस्क्राइब कर सकते हो एक फंक्शन के साथ, जिस फंक्शन का नाम है लैग्रेंजियन एल। और ये जो एल लैग्रेंजियन है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, टाइम पे, वेलोसिटी पे, टाइम पे और जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे। तो एल जो है वो फंक्शन होगा क्यू का, क्यू डॉट का और टी का। हेयर क्यू एंड क्यू डॉट आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज वेलोसिटी एंड टी रिप्रेजेंट टाइम। नाउ यूजिंग हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल, हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इस जो आपका एक्शन इंटीग्रल है उसके अंदर वेरिएशन अगर हम करेंगे तो वो आएगा 0। मीन्स डेल्टा आई इज इक्वल टू आ जाएगा 0। डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा
T1 से T2 L फंक्शन ऑफ Q डॉट T dt इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे आइलर्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। हम किसी भी फंक्शन का अगर स्मॉल वेरिएशन निकालते हैं और वो जो फंक्शन है वो आगे 2-3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, 2 या 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है और उससे भी ज़्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो उसको हम सोल्व करते हैं यूजिंग आइलर थ्योरम। तो यहाँ आइलर्स थ्योरम का यूज करेंगे। अब जो L है वो मान लेते हैं कि फंक्शन है Q और Q डॉट का, टाइम को हम यहाँ इग्नोर कर देते हैं एक बार। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो हम लेंगे पार्शियल। तो ये बन जाएगा डेल्टा L की जो वैल्यू आएगी विच इज फंक्शन ऑफ Q एंड Q डॉट, वो वैल्यू हो जाएगी करली L अपॉन करली Q डेल्टा Q प्लस करली L अपॉन करली Q डॉट डेल्टा Q डॉट dt इज इक्वल टू 0 एंड सपोज दिस इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है उसमें इक्वेशंस में राइट हैंड साइड में 2 टर्म, तो सेकंड टर्म को हम सोल्व करेंगे। सेकंड जो इंटीग्रल है उसको हम सोल्व करेंगे और उसको हम सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का यूज करेंगे। तो जो सेकंड टर्म है सबसे पहले उसको लिखते हैं, इंटीग्रेशन T1 से T2 करली L अपॉन करली Q डॉट डेल्टा Q डॉट dt। इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। इसमें एक फंक्शन को फर्स्ट मान लेंगे, दूसरे फंक्शन को सेकंड मान लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट को हम एज इट इज रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट हमने मान रखा है करली L अपॉन करली Q डॉट को और सेकंड फंक्शन मान रखा है डेल्टा Q डॉट। तो फर्स्ट हमने एज इट इज रख दिया करली L अपॉन करली Q डॉट और डेल्टा Q डॉट का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा डेल्टा Q और फिर लिमिट पुट करेंगे T1 से T2 और फिर फार्मूला हमें कहता है कि माइनस नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो है इंटीग्रेशन T1 से T2। अब फर्स्ट का हम डेरिवेटिव लिखेंगे d अपॉन dt करली L अपॉन करली Q डॉट और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे। तो डेल्टा Q डॉट का इंटीग्रेशन बनेगा डेल्टा Q dt और सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 3 की वैल्यू हम पुट करेंगे वापस इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आएगी डेल्टा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट्स T1 टू T2 करली L अपॉन करली Q डेल्टा Q dt प्लस आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म दिस बिकम्स करली L अपॉन करली Q डॉट डेल्टा Q T1 से T2 माइनस इंटीग्रेशन T1 से T2 d अपॉन dt करली L अपॉन करली Q डॉट डेल्टा Q dt and whole is equal to 0 according to Hamilton variational principle and suppose this is equation number 4. Now we know that at the end points means जो हमने यहाँ end point लिए थे A और B, उस पर अगर हम वेरिएशन स्टडी करें उसके अंदर स्मॉल वेरिएशन क्या होगा, तो उसका जो वेरिएशन है A और B पॉइंट्स का या एंड पॉइंट्स का वो होगा 0, डेल्टा Q वैनिश हो जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म है करली L अपॉन राइट हैंड साइड में सेकंड इंटीग्रल जो फर्स्ट टर्म है करली L अपॉन करली Q डॉट डेल्टा Q और लिमिट है T1 से T2 वो आपके पास क्या जाएगी 0, क्योंकि डेल्टा Q जो वेरिएशन है एंड पॉइंट्स का वो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन इसको 0 पुट करने के बाद इक्वेशन 4 हमारे पास बनेगी डेल्टा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 करली L अपॉन करली Q डेल्टा Q dt माइनस इंटीग्रेशन T1 से T2 d अपॉन dt करली L अपॉन करली Q डॉट dt डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। अब लास्ट में इसको हम एक साथ करके लिख सकते हैं और ये बनेगा डेल्टा I इज इक्वल टू T1 से T2 करली L अपॉन करली Q माइनस d अपॉन dt करली L अपॉन करली Q डॉट और ब्रैकेट और उसके बाद हम लिखेंगे डेल्टा Q dt इज इक्वल टू 0 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 में जो इंटीग्रल है हमारे पास वो इक्वल टू 0 है और वो 0 किसके लिए, वो सभी वेरिएशंस के लिए है जो भी वेरिएशंस आपके डेल्टा Q हैं। तो ये डेल्टा Q के प्रत्येक वेरिएशन के लिए क्या आएगा 0 आएगा हमारे पास। तो इसको हम किसी भी एक वेरिएशन के लिए इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। मीन्स जो हमारे पास अंदर वाली टर्म है वो इक्वल टू क्या आ जाएगी 0, उसका इंटीग्रेशन 0 है तो टर्म 0 होगा, टर्म है वो 0 होगी सिंपली। तो हम इसको लिखेंगे करली L अपॉन करली Q माइनस d अपॉन dt करली L अपॉन करली Q डॉट इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को हम दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे d अपॉन dt करली L अपॉन करली Q डॉट माइनस करली L अपॉन करली Q इज इक्वल टू 0 और इसी को हम कहते हैं लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड ये इक्वेशन हमने ड्राइव की है फॉर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए।
अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सपोज हमारे पास f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हम इसी इक्वेशन को f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए लिखेंगे। तो वो इक्वेशन आपके पास आएगी डी अपॉन डी टी कर ली एल अपॉन कर ली क्यू आई माइनस कर ली एल अपॉन कर ली क्यू आई इज इक्वल टू 0। और यहाँ जो आई है वो वेरी कर रहा है 1 2 3 4 5 सोन एफ तक, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम तक जाएगा। तो हम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन सोल्व कर सकते हैं। तो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन में हम एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास है लैग्रेंजियन, एक फंक्शन है लैग्रेंजियन, और ये फंक्शन है ये डिपेंड कर रहा है एनर्जी के ऊपर, मीन्स एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो मैकेनिक्स है लैग्रेंज मैकेनिक्स वो सुपीरियर है एज कंपेयर टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में नॉर्मली वेक्टर्स हमारे पास आते हैं, तो वेक्टर्स को डील करना, उनकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड को डील करना वेरी टिपिकल प्रोसेस है। बट इन लैग्रेंजियन मैकेनिक्स वी यूज सिंपली एनर्जी, एंड एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर को डील करना आसान है, इसलिए जो लैग्रेंजियन मैकेनिक्स है वो सुपीरियर है एज कंपेयर टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन।